हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के बारे में। ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है सीआरपीसी के ऊपर। देखिए, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो है ये एक मेन लेजिस्लेशन है ऑन प्रोसीजर फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सब्सटैंटिव क्रिमिनल लॉ इन इंडिया। यानी सीआरपीसी जो है भारत का एक मेन लेजिस्लेशन है, एक मेन कानून है जो प्रोसीजर बताता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सब्सटैंटिव क्रिमिनल लॉ का। इसका मतलब यह हुआ कि सीआरपीसी जो है एक ऐसा कानून है जो एक प्रोसीजर बता रहा है कि किस तरीके से जो सब्सटैंटिव क्रिमिनल लॉ है उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा और उसको इन्फोर्स किया जाएगा। देखिए, अब इसके लिए हमारे लिए यह जानना जरूरी है कि सब्सटैंटिव क्रिमिनल लॉ कौन सा लॉ होता है। देखिए, यहां पे हम लोग क्रिमिनल लॉस को दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, एक सब्सटैंटिव क्रिमिनल लॉस और एक प्रोसीजरल लॉस। सब्सटैंटिव क्रिमिनल लॉस वो लॉज होते हैं जिनके अंदर किसी भी ऑफेंस को डिफाइन किया गया होता है और उस ऑफेंस की पनिशमेंट बताई गई होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडियन पेनल कोड के अंदर अगर आप देखेंगे तो सेक्शन 378 के अंदर थेफ्ट को डिफाइन किया गया है और सेक्शन 379 के अंदर उसकी पनिशमेंट बता दी गई है कि थेफ्ट करने पे, चोरी करने पे कितनी सजा मिलेगी। लेकिन उसमें यह नहीं बताया गया है कि अगर किसी ने चोरी करी है तो उसकी रिपोर्ट कैसे लिखी जाएगी, उसको कैसे पकड़ा जाएगा, उसको कैसे प्रोसिक्यूट किया जाएगा, कोर्ट तक कैसे लाया जाएगा, कैसे उसके केस का ट्रायल चलेगा, कैसे उसके केस में फैसला आएगा, यह हमें कहां से पता चलेगा। तो सब्सटैंटिव लॉज वो लॉज होते हैं जो ऑफेंसेस को डिफाइन कर देते हैं और उसके अंदर उन ऑफेंसेस की पनिशमेंट बता देते हैं, पर उनके अंदर प्रोसीजर नहीं होता है कि किस तरीके से इन ऑफेंसेस को इंप्लीमेंट किया जाएगा। यानी किस तरीके से ये जो ऑफेंस बताया गया है अगर किसी इंसान ने कर दिया है, इसको इन्फोर्स कैसे किया जाएगा। ये इन्फोर्स करने का काम जो है ये प्रोसीजरल लॉस करते हैं। तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 एक मेन लेजिस्लेशन है, यानी एक मेन कानून है फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ, यानी जो इंप्लीमेंट कराता है, इन्फोर्स कराता है सब्सटैंटिव क्रिमिनल लॉ को भारत के अंदर। सब्सटैंटिव क्रिमिनल लॉ बाय इट्स वेरी नेचर कैन नॉट बी सेल्फ ऑपरेटिव। अगर सब्सटैंटिव क्रिमिनल लॉ को हम लोग सोलेली रखें, अगर आप एग्जांपल लीजिए कि आईपीसी हमारे पास होता खाली, जिसके अंदर ऑफेंसेस को डिफाइन किया गया है और उनकी पनिशमेंट बताई गई है, अगर कोई इंसान उसको कर देता तो किस तरह से वो जेल जाता, उसका प्रोसीजर हमारे पास कहां है। और अगर आप इमेजिन करिए कि हमारे पास अगर प्रोसीजर नहीं होता तो हर केसेस में पुलिस अलग अलग मनमानी कर रही होती, किसी में किसी को अरेस्ट कर रही है, किसी में किसी को अरेस्ट नहीं कर रही है, किसी में किसी को छोड़ दे रही है, किसी में किसी को नहीं छोड़ रही। जब प्रोसीजर नहीं बताया गया है तो कोई भी अपनी मनमानी कर सकता है वहां पे। तो प्रोसीजर बताने के लिए भी तो हमारे पास एक लॉ होना चाहिए था। तो it cannot be self-operative. A person committing an offense is not automatically be arrested, prosecuted and punished. It is for this reason that the procedural criminal law has been designed to look after the process of the administration and enforcement of the substantive criminal law. While CRPC is procedural law, तो CRPC जो है वो प्रोसीजरल लॉ है एंड द लॉ सच एज द इंडियन पेनल कोड। तो जैसे कानून इंडियन पेनल कोड है 1860 का, टुगेदर विद अदर पेनल लॉज लाइक प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट। अब आईपीसी के अलावा भी तो दूसरे कानून है, मेन लेजिस्लेशन है आईपीसी जिसके अंदर ऑफेंसेस बताए गए हैं, लेकिन उसके अलावा भी तो बहुत से ऐसे एक्ट बने हैं जिसके अंदर स्पेशल पनिशमेंट्स या स्पेशल ऑफेंसेस बताए गए हैं जो किसी स्पेसिफिक मैटर से डील करते हैं, जैसे प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। ये बनते हैं सब्सटैंटिव क्रिमिनल लॉस। तो देखिए, जैसा कि हम लोगों ने आईपीसी के अंदर पढ़ लिया कि ऑफेंसेस को डिफाइन किया गया है, उसकी पनिशमेंट बताई गई है, लेकिन अब उन ऑफेंसेस को रजिस्टर कैसे किया जाएगा। एफआईआर होना, उनका रजिस्टर होना, कोर्ट में केस जाना, ट्रायल चलना, ये सब कहां बताया गया है। ये सारी चीजें सीआरपीसी के अंदर बताई गई हैं। क्या क्या चीजें आ जाएंगी सीआरपीसी के अंदर, जैसे रजिस्ट्रेशन ऑफ एन एफआईआर, वो आईपीसी के अंदर नहीं बताया गया, वो सीआरपीसी के अंदर बताया गया। कंप्लेंट टू मैजिस्ट्रेट, कंडक्टिंग इन्वेस्टिगेशन, क्राइम के अंदर इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी, सीआरपीसी के अंदर बताया गया है। एप्रीहेंशन ऑफ सस्पेक्टेड क्रिमिनल्स, गैदरिंग ऑफ एविडेंस,
डिटरमाइनिंग द गिल्ट ऑफ द अक्यूज, ट्रायल कैसे चलेगा, सीआरपीसी के अंदर बताया गया है। डिटरमाइनिंग द इनोसेंस ऑफ द अक्यूज पर्सन, इसके साथ साथ डिटरमाइनिंग पनिशमेंट फॉर द गिल्टी पर्सन, उसके साथ साथ प्रोवाइड्स प्रोसीजर फॉर द ट्रायल्स, एक्शन टेकन बाय द एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स, जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स होते हैं। देखिए सीआरपीसी के अंदर मैजिस्ट्रेट्स को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सीआरपीसी के अंदर मैजिस्ट्रेट्स को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स जो जुडिशरी के अंदर आते हैं, जो हाई कोर्ट के अंडर में आते हैं, और दूसरे एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स जो गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। तो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स जो होते हैं वो बहुत सारे प्रिवेंटिव एक्शन लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कहीं कोई घटना होने के चांसेस हैं तो 144 इंपोज कर देना, घटना होने से रोकते हैं, प्रिवेंट करते हैं क्राइम को होने से पहले। क्राइम हो जाएगा तब तो फिर पुलिस के पास उसको रजिस्टर किया जाएगा, तब केस जो है कोर्ट में जाएगा, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास। एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट डीएम, एसडीएम ये क्या करते हैं, ये क्राइम को प्रिवेंट करते हैं। तो उसका प्रोसीजर भी सीआरपीसी बताता है। उसके साथ साथ इट लेज डाउन प्रोसीजरल रूल्स, प्रोसीजरल रूल्स को बताता है किस तरीके से रिलेटिंग टू इन्वेस्टिगेशन कैसे होगा, अरेस्ट कैसे होगा। भाई ये चीजें आईपीसी के अंदर थोड़ी नहीं है। सर्च कैसे होगा, सीजर कैसे होगा, कॉग्निजेंस कैसे लेगा कोर्ट, ज्यूरिसडिक्शन, ट्रायल, बेल, अपील्स, ये चीजें हमें सीआरपीसी के अंदर मिलती है। इसके साथ साथ इट ऑल्सो डील्स विद पब्लिक न्यूसेंस, ये पब्लिक न्यूसेंस के ऊपर भी डील करता है, प्रिवेंशन ऑफ ऑफेंसेस, और उसके साथ साथ मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। देखिए आमतौर पे सीआरपीसी के अंदर जो प्रोसीजर बताया गया है वो कोई भी सब्सटैंटिव लॉज होंगे, चाहे वो आईपीसी के अंदर बताए गए हों या आईपीसी के अलावा कोई कानून अगर है उसके अंदर कोई सजा बताई गई है, तो सीआरपीसी का प्रोसीजर दोनों ही कानून के ऊपर लागू होगा, चाहे वो आईपीसी के अंदर है या किसी और कानून के अंदर। यह आमतौर पे होता है, लेकिन ये रूल जो है कोई स्ट्रिक्ट नहीं है। देखिए although generally CRPC is applicable in respect of all the offenses whether punishable under IPC और in other laws, लेकिन ये जो रूल है ये स्ट्रिक्ट नहीं है। हो सकता है कि कोई और सा आपने एक्ट बनाया हो, कोई और कानून बनाया हो, उसके अंदर आपने प्रोसीजर भी बता दिया हो, तो फिर सीआरपीसी वहां पे लागू नहीं होगा। या हो सकता है वहां पे कुछ स्पेसिफिक प्रोसीजर बताया गया हो, तो उस स्पेसिफिक मामले में सीआरपीसी नहीं लागू होगा, बाकी जितने मामले में वो जो एक्ट होगा साइलेंट होगा उस पर सीआरपीसी लागू हो जाएगा। However, this rule is not strict if circumstances do require a special procedure or procedure other than those provided in CRPC will apply। तो देखिए हम लोगों ने ये जाना कि CRPC जो है एक प्रोसीजरल लॉ है। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑप्शन में दिया जाता है सब्सटैंटिव लॉ है कि प्रोसीजरल लॉ है, तो आपको सिलेक्ट करना होगा प्रोसीजरल लॉ है। लेकिन अगर हम लोग डिटेल में जाएं तो हमें यह पता चलता है कि सीआरपीसी प्योरली प्रोसीजरल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर बहुत से ऐसे प्रोविजंस हैं जो कहीं ना कहीं सब्सटैंटिव नेचर के हैं। जैसे देयर आर सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द कोड विच पार्टेक ऑफ द नेचर ऑफ सब्सटैंटिव लॉ। जैसे इसके अंदर जो प्रिवेंशन ऑफ ऑफेंसेस के जो सेक्शंस हैं चैप्टर 8 में, चैप्टर 10 में, चैप्टर 11 में, और उसके साथ साथ जो मेंटेनेंस की कार्रवाई होती है सेक्शन 125 वाली प्रोसीडिंग जो है इसके चैप्टर 9 में आती है। अब हम लोग इसके एप्लीकेशन के बारे में जान लेते हैं। इट रिसीव द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, इस सीआरपीसी को प्रेसिडेंट की एसेंट मिली थी 25 जनवरी 1974 को, 1974 को, एंड इट केम इनटू फोर्स फ्रॉम 1 अप्रैल 1974। इन डेट्स को याद रखिएगा, इनसे प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए शुरुआत में भारत के अंदर कोई भी यूनिफॉर्म लॉ नहीं था क्रिमिनल प्रोसीजर का। 1882 में सबसे पहली बार जो है भारत के पास क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो आया जो यूनिफॉर्म था। उसके बाद ये जो 1882 का लॉ था इट वाज सप्लांटेड बाय द कोड ऑफ 1898। फिर ये लेटर कोड जो है रिमेन रहा अनचेंज्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड, दो इट वाज अमेंडेड इन 1923 एंड 1955। उसके बाद लॉ कमीशन ने स्टडी किया इस पुराने वाले कोड को एंड मेड वेरियस रिकमेंडेशंस। लॉ कमीशन ने इस पुराने वाले कोड को स्टडी किया और इसके अंदर बहुत से रिकमेंडेशंस और सजेशंस दिए इन इट्स डिटेल्ड रिपोर्ट जो है 41st रिपोर्ट सबमिटेड इन सितंबर 1969। These suggestions were incorporated in the code of 1973। ये जो लॉ कमीशन ने सजेशंस दिए थे, रिकमेंडेशंस दिए थे, इसको ऐड किया गया यानी इनकॉर्पोरेट किया गया इस 1973 के सीआरपीसी के अंदर, which came into force on 1 अप्रैल 1974। तो while drafting the code, इस कोड को ड्राफ्ट करने के दौरान 3 बेसिक कंसिडरेशंस,
जो 3 इंपॉर्टेंट कंसीडरेशन थे जिनको ध्यान में रखा गया था, वो क्या क्या रखा गया था? फेयर ट्रायल होना चाहिए, अवॉइडेंस ऑफ डिले इन इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन में डिले नहीं होना चाहिए, ट्रायल में डिले नहीं होना चाहिए, एंड फेयर डील टू द पुअरर सेक्शंस हैव बीन केप्ट इन माइंड। तो इस नए कोर्ट के अंदर क्या फंडामेंटल चेंजेस हुए? पहला कि जुडिशरी इज मेड सेपरेट फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, कि अब जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट किया गया है। नाउ देयर आर 2 काइंड्स ऑफ मैजिस्ट्रेट, तो जैसा हमने आपको बताया था अब 2 तरह के मैजिस्ट्रेट्स हैं। एक है जुडिशियल, टास्क ऑफ डिसाइडिंग अ केस, जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होता है इनका केस होता है कि ये एविडेंसेस को जुडिशियली एग्जामिन करने के बाद अपना डिसीजन लेते हैं, जो अक्यूज्ड होता है उसको कॉन्विक्ट करते हैं या एक्विट करते हैं। लेकिन जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट होता है इसका मेन जो काम होता है, आप देखते होंगे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, कि ये ऑफेंसेस को प्रिवेंट करते हैं, ब्रीच ऑफ पीस को प्रिवेंट करते हैं। एक बार ऑफेंस हो जाता है तो फिर ये किस कोर्ट में जाता है? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में। वर गिवन द पावर ऑफ प्रिवेंशन ऑफ ऑफेंसेस and maintaining of public order, they have no power to decide a case। इसके साथ साथ प्रेजेंटली इसके अंदर 484 सेक्शंस हैं, हालांकि इसके अंदर कई बार अमेंडमेंट हो चुका है, लेकिन जो अमेंडमेंट होते हैं वो उसी सेक्शन के अंदर ऐड कर देते हैं। कोई ए डाल के, जैसे सेक्शन 144 ए ऐड कर दिया तो उसको 144 में ही काउंट किया जाता है, तो इसलिए नंबर नहीं बढ़ता है, नहीं तो ऐसे बहुत ज्यादा सेक्शंस हो जाएंगे। तो इसके अंदर सेक्शंस है 484 सेक्शंस, 2 शेड्यूल्स हैं, 56 फॉर्म्स हैं। फॉर्म्स के अंदर जैसे बताया गया है कि कोई भी आप जैसे बेल का फॉर्म कैसे होगा, चार्ज जो फ्रेम किया जाएगा चार्ज का फॉर्म कैसे होगा, उस फॉर्म का पैटर्न है पूरा। द सेक्शंस आर डिवाइडेड इनटू 37 चैप्टर्स, और चैप्टर जो है इसके अंदर 37 है। और इस सीआरपीसी के अंदर जो बॉडीज फंक्शन करती है हम लोग उसको देख लेते हैं एक बार। जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो बॉडीज सीआरपीसी के अंदर फंक्शन करती है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज एंड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस। उसके साथ साथ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स के अंदर जैसे सीजेएम, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। उसके साथ साथ एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स हो गए जिसके डीएम, एडीएम, एसडीएम आ जाते हैं। उसके साथ साथ पुलिस फंक्शन करती है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, डिफेंस काउंसिल्स, करेक्शनल सर्विसेज पर्सनल। तो अगर हम लोग देखें सीआरपीसी जो है आमतौर पे एग्जॉस्टिव ही है, मतलब कंप्लीट ही कोड है, ये सब्सटैंटिव लॉज को इन्फोर्स करता है, इंप्लीमेंट करता है। हाँ, ये बात अलग है कि कोई स्पेशल लॉ बनाया गया है और उसके अंदर अपना अलग प्रोसीजर बता दिया गया है तो फिर सीआरपीसी लागू नहीं होगा। इट इज एग्जॉस्टिव इन नेचर स्पेशली ऑन द टॉपिक्स इट हैज डील, जो भी टॉपिक को डील करता है उसके लिए एग्जॉस्टिव है। वेयर सर्कमस्टांसेस रिक्वायर, अगर लेकिन जरूरत पड़ती है, कुछ मामलों में ये अगर साइलेंट है, उस जगह पे कोई इसके अंदर हमें प्रोविजन नहीं मिलता है, तो हाई कोर्ट के पास पावर है कि हाई कोर्ट कैन यूज इट्स इनहेरेंट पावर, अपनी आंतरिक शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है 482 सीआरपीसी। उसके साथ साथ सेक्शन 2 सीआरपीसी के अंदर बहुत सारे टर्म्स और एक्सप्रेशन को डिफाइन किया गया है। सेक्शन 2 सीआरपीसी डील्स इन डिफिनेशन, हाउएवर इफ एनी एक्सप्रेशन इज नॉट डिफाइंड इन द डिफिनेशन, लेकिन अगर कोई ऐसा एक्सप्रेशन या वर्ड जो है सीआरपीसी के सेक्शन 2 में जो डेफिनेशन बताई गई उसके अंदर नहीं डिफाइन किया गया है पर सीआरपीसी के अंदर इस्तेमाल हुआ है, तो हम उसको वो मीनिंग दे सकते हैं अगर वो वर्ड आईपीसी के अंदर डिफाइन किया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल पब्लिक सर्वेंट जो है सीआरपीसी के अंदर नहीं डिफाइन किया गया, लेकिन ये आईपीसी के अंदर डिफाइन किया गया है, बट ये सीआरपीसी के अंदर सेक्शन 197 के अंदर यूज हुआ है, तो इसको हम वही मीनिंग दे देंगे जो आईपीसी के अंदर सेक्शन 21 के अंदर डिफाइन किया गया है। However, if any expression is not defined in the definition set out in the Indian Penal Code are to be adopted as per section 2Y, सीआरपीसी के सेक्शन 2Y में ये बात कही गई है। ये इसका बेयर एक्ट का पोर्शन आ गया, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1974। ये एक एक्ट है जो कंसोलिडेट कर रहा है एंड अमेंड कर रहा है लॉ रिलेटिंग टू क्रिमिनल प्रोसीजर। उसके साथ साथ क्या बताया गया है कि फर्स्ट सेक्शन 1 में कि दिस एक्ट में बी कॉल्ड द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। ये क्या कह रहा है कि इस एक्ट को जाना जाएगा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 से। इससे मतलब नहीं है कि ये इन्फोर्स कब हुआ है, इन्फोर्स कब हुआ है 1974 में, लेकिन कहा क्या जाएगा इसको कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, ना कि 1974। क्या बोल रहा है कि इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया, अब ये पूरे भारत के ऊपर एक्सटेंड करता है, पूरे भारत पे अप्लाई करता है। तो एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को 2009 के बाद से हटा दिया गया। प्रोवाइडेड दैट द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड, हालांकि इस जो प्रोविजंस है इस कोड के रिलेटिंग टू चैप्टर 8
प्रोवाइडेड दैट द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड अदर देन दोज, यानी जो भी प्रोविजंस है सीआरपीसी के अंदर, इनको छोड़ के चैप्टर 8, 10 और 11 को छोड़ के वो नहीं लागू होंगे। कहां कहां पे? टू द स्टेट ऑफ नागालैंड और टू द ट्राइबल एरियाज। आगे बताया गया, लेकिन जो कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट होगी वो में बाय नोटिफिकेशन निकाल के अप्लाई सच प्रोविजंस, इसके प्रोविजंस को अप्लाई कर सकते हैं, और एनी ऑफ देम टू द होल और पार्ट ऑफ द स्टेट, अपने स्टेट के किसी पूरे स्टेट में या उसके पार्ट में, of Nagaland or such tribal areas as the case may be, with such supplemental, incidental or consequential modification as may be specified in the notification। आगे बताया गया इसके एक्सप्लेनेशन में कि in this section tribal areas जो है means the territories, tribal areas का मतलब वो territories वो जो immediately before the 21st day of January 1972 के पहले were included थी in the tribal areas of Assam and referred to in paragraph 20 of the 6th schedule to the constitution। हाँ, other than those, उनको छोड़ के the local limits of the municipality of Shillong, other than those within the local limits of the municipality of Shillong। उसके साथ साथ it shall come into force on the first day of April 1974। तो आई होप कि आपको आज का ये लेक्चर क्लियर हुआ होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।